देखिए, आज हम राजनीति की उन घिसी-पिटी बातों और नेताओं की बयानबाजी से बहुत दूर जाने वाले हैं। आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ जमीनी हकीकत और डेटा की। ये बिहार के 213 काराकाट विधानसभा क्षेत्र की एक क्लिनिकल डेटा आधारित इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। यहां हम किसी चेहरे या व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पूरे सिस्टम और व्यवस्था की चीरफाड़ करेंगे जो एक चुनाव को और उससे भी बढ़कर उस क्षेत्र के भविष्य को तय करती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। काराकाट सिर्फ नक्शे पर खींची गई कोई लकीर नहीं है। इसकी अपनी एक धड़कन है जो रोहतास जिले की मिट्टी और यहाँ के मौसम से जुड़ी हुई है। अगर आप यहाँ की असलियत समझना चाहते हैं तो आपको इसके कृषि परिदृश्य को देखना होगा। हर साल आने वाली मौसमी बाढ़, खेती का गहराता संकट और रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़ते युवा, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। ये वो जमीनी हकीकतें हैं जो यहाँ के लोगों की हर सुबह और हर शाम को तय करती हैं। जब तक आप इस दर्द को महसूस नहीं करेंगे, तब तक यहाँ के वोटिंग पैटर्न को समझना नामुमकिन है। अब सवाल ये है कि यहाँ का वोटर चुनाव को किस नजरिए से देखता है। सच ये है कि यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था खेती के संकट से घिरी हुई है। खेती में लगने वाली लागत लगातार बढ़ रही है। ऊपर से दाऊदनगर और नासरीगंज को जोड़ने वाले सोन नदी पुल जैसे प्रोजेक्ट्स में सालों की देरी, इन सब चीजों ने मिलकर यहाँ के मतदाताओं को बहुत अधिक ट्रांजैक्शनल बना दिया है। और आप उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते। जब सर्वाइवल का सवाल हो तो जनता खोखले वादे नहीं सुनती, उन्हें अपनी समस्याओं से तत्काल आर्थिक राहत चाहिए होती है। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस एक नंबर पे गौर कीजिए, 2836। ये कोई आम संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। 2025 के विधानसभा चुनावों में सीपीआई-एमएल लिबरेशन के मौजूदा विधायक अरुण सिंह इसी मामूली से मार्जिन से हारने से बचे थे। जरा सोचिए, इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 2836 वोटों का अंतर। ये चीख चीख कर बता रहा है कि सतह के ठीक नीचे सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का कितना बड़ा लावा उबल रहा था। 2025 के इस नतीजे का अगर हम थोड़ा और पोस्टमार्टम करें तो गणित कुछ ऐसा दिखता है। सीपीआई-एमएल को मिले करीब 37.5% वोट और जेडीयू को मिले 36%। कांटे की टक्कर थी, लेकिन असली खेल किया इस 11.87% ने, जो निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह के खाते में गया। इस एक बागी उम्मीदवार ने अनजाने में ही सही एनडीए के सवर्ण वोट बैंक में एक बहुत बड़ी सेंध लगा दी। अगर मैं इसे गणित की भाषा में कहूं तो इसी विभाजन ने महागठबंधन के लिए एक अभेद्य ढाल का काम किया। अब एक और बेहद दिलचस्प डेटा देखते हैं। महिला मतदान दर रही 71.60%, जबकि पुरुषों का मतदान सिर्फ 62.80% पर सिमट गया। ये जो 9% का गैप है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे महिलाओं की लक्षित लामबंदी ने हमारे पारंपरिक पितृसत्तात्मक वोटिंग स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बाईपास कर दिया है। महिलाओं के इस इंडिपेंडेंट वोटिंग पैटर्न ने जेडीयू के लिए एक साइलेंट फोर्स का काम किया। लेकिन रुकिए, इन सब रणनीतियों और चुनावी गणित के बीच हमें एक बहुत बुनियादी बात नहीं भूलनी चाहिए। एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में हमारा मूल्यांकन हमेशा भारत के संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमें हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना है। जब हम पब्लिक डोमेन में कोई बात रखते हैं तो वो पूरी जिम्मेदारी और सही तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। वोटर सिर्फ एक डेटा पॉइंट या वोट बैंक नहीं है, उसका एक सम्मान है, और हमारी राजनीति को उस सम्मान की हर हाल में रक्षा करनी चाहिए। चलिए वापस डेटा पर आते हैं। अगर हम पिछले 3 चुनावों की पैटर्न मेमोरी देखें तो एक बहुत ही डरावना ट्रेंड सामने आता है। 2015 में जीत का अंतर था 12,000 से ज्यादा। 2020 में यह बढ़कर 18,000 पार कर गया, लेकिन 2025 में धड़ाम से गिरकर सिर्फ 2,836 पर आ गया। मार्जिन का इस तरह से अचानक गिरना कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं है। ये उस भयंकर सत्ता विरोधी लहर का पर्दाफाश करता है जिसे शायद सिर्फ किस्मत और सामने वाले की गुटबाजी ने बचा लिया। अब जरा यहाँ की डेमोग्राफी यानी जातीय समीकरण को समझते हैं। अमूमन चर्चा होती है कुशवाहा, राजपूत और यादव वोटर्स की, जो करीब 15% हैं। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो असली कहानी इस 21.62% अनुसूचित जाति की आबादी में छिपी है। ये वो किंग मेकर वर्ग है जिसका अभी तक पूरी तरह से दोहन नहीं हुआ है। अगर सही मायनों में विकास को इनसे जोड़ा जाए तो ये किसी भी चुनाव का रुख पूरी तरह से पलट सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस पूरे एनालिसिस का सबसे तकलीफदेह हिस्सा है। स्क्रीन पे दिख रहे ये नंबर्स सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सिस्टम के फेल होने के जीते जागते सबूत हैं।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा बताता है कि यहाँ 40% बच्चों में स्टंटिंग है, यानी उम्र के हिसाब से उनकी हाइट कम है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 47 है और लगभग 70% बच्चे खून की कमी यानी एनीमिया के शिकार हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की यह बदहाली, यही वो असली दर्द है जो चुनाव के दिन गुस्से में बदलता है। तो बीमारी हमने बहुत अच्छे से समझ ली, अब आते हैं इसके इलाज पर। अगला सेक्शन हमारे सुधारात्मक ब्लूप्रिंट और गवर्नेंस में रणनीतिक सुधार के बारे में। 2030 के लिए हमारी रणनीति का आधार है चतुर्मुख सिद्धांत। इसके 4 चरण हैं: डेमोग्राफिक ऑडिट, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ग्राउंड एक्टिवेशन और स्प्रिंट लॉजिस्टिक्स। अब किसी नेता के सिर्फ हाथ हिलाने या भावुक भाषण देने से चुनाव नहीं जीते जाएंगे। हमें पूरी तरह से प्रिसिजन और वैज्ञानिक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। ये हवा में तीर चलाने का नहीं, बल्कि एकदम लेजर फोकस रणनीति का समय है। इस रणनीति को जमीन पर उतारने का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है पन्ना प्रमुखों की तैनाती। देखिए, ये कोई पुरानी शैली की रैली वाली राजनीति नहीं है, ये एकदम माइक्रो टारगेटेड व्यवस्था है। यहाँ एक समर्पित व्यक्ति को ठीक 60 मतदाताओं की जिम्मेदारी दी जाती है। चुनाव वाले दिन जो वोटर्स घर से नहीं निकलते हैं और जिसकी वजह से सारा मार्जिन बिगड़ जाता है, उन्हें पोलिंग बूथ तक लाने के लिए हमें इस तरह के फिजिकल और सटीक नेटवर्क की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही एक बहुत जरूरी कदम है हाशिए पर मौजूद वर्गों से सीधा संपर्क। हमें दलित बस्तियों के ठीक बीच में जाकर वहां कल्याणकारी योजनाओं का ऑडिट करना होगा और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए फीमेल पॉड्स यानी महिला संवाद स्थापित करने होंगे। पारंपरिक बिचौलियों को हटाकर जब महिलाओं के नेतृत्व वाले ये छोटे ग्रुप्स सीधे तौर पर अपनी समस्याएं सामने रखेंगे, तब जाकर जमीनी हकीकत का सही अंदाजा लगेगा। और डिजिटल दुनिया में नैरेटिव कैसे सेट होगा, इसके लिए हमें रोजगार दो या गद्दी छोड़ो जैसे सीधे और तीखे अभियान चलाने होंगे। स्थानीय भोजपुरी भाषा में व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल करके सीधा संवाद करना होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की जिस बदहाली की हमने बात की थी, उसे एक बड़े मुद्दे के रूप में उठाना होगा। बेरोजगारी और बीमारी के इस मुद्दे को हमें सीधा मतदाताओं के फोन की स्क्रीन तक पहुंचाना है, वो भी उन्हीं की भाषा में। इन सब बातों के बाद एक बहुत ही शांत लेकिन कड़वा सवाल सामने आता है। क्या होगा अगर नेतृत्व सिर्फ इस भरोसे बैठा रहे कि सामने वाला कमजोर है या विपक्ष के वोट बढ़ जाएंगे, और खुद सिस्टम में कोई सुधार न करें? मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, अगर आप काराकाट जैसी सीट को सुरक्षित मानकर बैठ गए हैं और बिना जमीनी काम किए किसी तीसरे पक्ष के भरोसे हैं, तो अगले चुनाव में आपकी पूरी तरह से हार निश्चित है। लेकिन यहां एक लक्ष्मण रेखा है और इसे बहुत ध्यान से सुनिए। जब हम इस तरह की माइक्रो टारगेटिंग, व्हाट्सएप पॉड्स या लोगों की शिकायतों की मैपिंग करते हैं, तो हमें भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP फ्रेमवर्क का पूरी तरह से पालन करना ही होगा। हम किसी की प्राइवेसी में सेंध नहीं लगा सकते। नागरिकों की स्पष्ट सहमति के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल करना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। इस रेखा को पार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर ये सारा डेटा, ये पूरी रणनीतिक इंजीनियरिंग हमें किस दिशा में ले जा रही है? हमारा अंतिम लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, हमारा विजन है डेटा इंजीनियर्ड गवर्नेंस। जब हम इस सटीक जानकारी का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे को सुधारने और जन कल्याणकारी योजनाओं को आखिरी घर तक पहुंचाने के लिए करेंगे, तब जाकर असली बदलाव आएगा। राजनीति का असली मकसद यही पब्लिक इंटरेस्ट रिफॉर्म होना चाहिए। तो अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.